ओके, आरके सिंह उसके बाद दे दो। अरे आरके सिंह बिल्कुल बोले, मैं दे दूंगा फिर सारा टाइम मुझे। मैं आरके एक्सपर्ट है, उनको 30 सेकंड खत्म मैं आपको पूरा मौका दूं। कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा, प्लीज 10 सेकंड, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल है। मुझे 10 सेकंड, सारे सवाल पॉलिटिकल। इट्स नॉट फेयर ऑन, प्लीज लेट हिम स्पीक। वकील है, एक्सपर्ट हैं, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मौका बोलने दीजिए। आरके सिंह जी, आपको एक वकील के नाते कैसा लगता है ये पुलिस पैर दबा रही है, मरहम लगा रही है, फूल बरसा रही है? पहले वकील के नाते बताइएगा, उसके बाद बाकी बात है। थैंक यू मानक जी। मैं एक वकील के नाते ही बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक ह्यूमन बीइंग भी हूँ। जितनी वर्बल वायलेंस आपके स्टूडियो में चल रही है इस इशू को लेकर के, आई रियली गेट स्कैर्ड, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एज अ लॉयर वी हैड बीन ट्रेन्ड टू टॉक वेरी डिसेंटली विदाउट शाउटिंग, और बड़ी अच्छे तरीके से अपनी बात कह दी जाए। लेकिन ये जो चीज चल रही है यूनिफॉर्म मैन, देखिए ये आपने एक प्रश्न पूछा था अभी डीजीपी साहब से, तो क्या कोई स्टैच्यू है या कोई लॉ है जहां पे ये डिबार करता है? सर्टेनली कोई स्टैच्यू नहीं है, ये कहीं कोई लॉ नहीं है, कोई एनेक्टेड लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं है जहां पे किसी यूनिफॉर्म इंसान को ये मना करता है कि वो पैर ना दबाए, बाकी चीजें ना करे। लेकिन टाइम टू टाइम जो डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस हैं वो एक स्पेसिफिक्स करते हैं कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अब होता क्या है मानक जी कि अगर एक यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी, रिस्पेक्टिव कोई पॉलिटिकल बाइनरी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम वाली बाइनरी में तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक यूनिफॉर्म अगर पहना हुआ इंसान अपने रिलीजन को अपने शोल्डर पे लेके चल रहा है तो उसमें तीन चीजें बहुत पोटेंशियल थ्रेट होती हैं। पहली होती है कि एक यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी का थ्रेट कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो है डिस्टेबलाइज होता है। दूसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हर मुकदमों में इस बात को देखा जाता है कि एक पोटेंशियल बायसनेस का शक क्रिएट होता है कि शायद ये बायस हो जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा मौका आएगा तो। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग जब पीटे जा रहे हैं सड़क पे तो पुलिस वाले मुख्य दर्शक बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती हैं। अब मानक जी, मैं आपको आपकी डिबेट को बड़ा ध्यान से सुन रहा था, लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक सुना। इस पूरे चीज में हम दो बातों को बहुत ध्यान से देखें। एक तो हम अपने बिहार का एग्जाम्पल देंगे। सर्टेनली इस रोड पे जो कांवड़ यात्रा हो रहा है वो हमारे बिहार में बाबा धाम यात्रा से के बाद का चीज है। हमारे यहाँ बाबा धाम यात्रा जो है सदियों से हो रहा है, ना डीजे बजता है, ना शोरगुल होता है, ना वॉयलेंस होता है, ना कभी ऐसी कोई आज तक अनटुवर्ड इंसिडेंट हुई है। और तो और गंगा जल वहां पे सुल्तानगंज से लिया जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड, सुल्तानगंज से। और 100 किलोमीटर लोग पैदल चल के जाते हैं, बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं और वापस आते हैं। तो बिहार, बार बार मैं कहता हूं, बिहार धार्मिक राज्य है, धर्मांध नहीं। और उससे इतर एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे डिबेट में जितने भी प्रबुद्ध पैनलिस्ट बैठे हैं, हमको एक चीज को हमें समझना पड़ेगा कि वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन के 8 ही स्टेज हैं। मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप समझ लीजिए कि हम किस स्टेज में पहुंच चुके हैं। पहला स्टेज है एक्सप्लॉइटिंग रिलीजियस आइडेंटिटी, दूसरा स्टेज होता है सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन, तीसरा है अस वर्सेस देम, ये मेरा वो उनका, मुस्लिम में ऐसे हुआ, हिंदू में वैसे हुआ, इमोशनली चार्ज लैंग्वेज एंड सिंबलिज्म, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन, एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो लास्ट स्टेज आ जाता है मास स्केल मर्डर का, वायलेंस का। यही चीजें मिडिवल यूरोप में मुस्लिम इन्वेडिंग आर्मीज ने की थी, सेंट्रल एशिया में किया था, क्रिश्चियन आर्मीज ने अटलांटिक को क्रॉस करके किया था, और रिसेंट पास्ट में नाजी जर्मनी में हुआ था। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, सिर्फ शोरगुल करने से और हाई पिच को बात करके करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ठीक है, हमको ये सब जी मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप वकील के तौर पर पहले बोलें, क्योंकि आप ज्ञानी इतना पढ़ता लिखते हैं कि आप बाकी बातें भी करने लग जाते हैं। आपने अभी कहा कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक तरह के लोगों की पिटाई हो रही होती है तो पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। जहां तक मेरी जानकारी है और जितने वीडियोस हमने इस बार कांवड़ यात्रा में हिंसा के देखे, उसमें कौन पिट रहा है और कौन नहीं पिट रहा है ये किसी को नहीं पता है। मतलब वारिस पठान ने भी जितने उदाहरण दिए, या आशुतोष ने, जितने वीडियो हमने भी देखे, कौन पिट रहा है, किसकी पिटाई हो रही है, उनके धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धर्म देखकर नहीं वहां पर पिटाई हुई है, मैं ये कह रहा हूं। कांवड़ यात्रा में दूसरा पक्ष ये है आरके सिंह जी कि कांवड़िया कोई अपनी कांवड़ लेके जाता है, उसकी आस्था इतनी मजबूत होती है, इतनी अगाढ़ होती है कि जरा सा भी कहीं ठोकर लग जाए तो वो गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद वो आपा खो देता है, और उसके बाद वो तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाता है। ये तर्क दिया जाता है नॉर्मली। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मानक जी, वॉयलेंस को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक वकील के हैसियत से आपको बता सकता हूं कि वॉयलेंस को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे कुतर्क गढ़े जाते हैं।
लेकिन वॉयलेंस किसी भी तर्क को का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। हम बार बार मैं बाबा धाम की बात कर रहा हूं, बाबा धाम में भी लोग टकराते हैं एक दूसरे से, पानी गिर जाता है, जल गिर जाता है, लेकिन वहां तो वॉयलेंस नहीं होता है। अरे आप बिहार की तुलना यूपी से कर रहे हैं। बिहार कहाँ, यूपी कहाँ? यही बात है, क्योंकि पॉलिटिकल पॉट बॉयलर है उत्तर प्रदेश, पॉलिटिक्स का गेटवे है, एंड उत्तर प्रदेश हैज बिकम अ प्लेस ऑफ एम्पावरिंग द अनएम्प्लॉयड रिलीजन के नाम पे।